Hello everyone, I am Pallavi Mishra and welcome back to my channel Learn to Teach. हम लोग आज करने वाले हैं कानपुर यूनिवर्सिटी, जिसे आप जानते हैं CSJM यूनिवर्सिटी के नाम से भी, B.Ed सेमेस्टर 1 पेपर नंबर 1 विच इज़ फिलोसफिकल परस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशन. ओके, सो आज फिलोसफिकल परस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशन की हम लोग कर रहे हैं यूनिट 3 और इसकी है पेपर की क्लास करने वाले हैं क्लास नंबर 10. ओके, सो इससे पहले की अगर क्लासेस आपने नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट का कंप्लीट जो आपका प्लेलिस्ट का लिंक होता है उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देती हूँ, और साथ में सिलेबस एंड ऑल का अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो उसका वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया है. ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं. और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो वीडियोज़ देखते हैं तो प्लीज़ चैनल पर लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर किया करिए, और साथ में वीडियो को हाइप भी दीजिए जिससे ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे. तो मुझे भी बहुत मोटिवेशन और इनकरेजमेंट मिलता है आप लोगों के लिए यूज़फुल वीडियोस बनाने के लिए. ओके, सो वीडियो का हाइप ज़रूर दीजिएगा और लाइक और कमेंट करिए. इसके अलावा जो लोग नए हैं उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि यहाँ पर आपको पेड नोट्स भी मैं प्रोवाइड कराती हूँ बहुत ही ईजी और सिंपल लैंग्वेज में, जैसा हम लोग ये कंटेंट पढ़ रहे हैं. सिमिलरली अगर आप PDF फॉर्म में नोट्स को चाहते हैं तो आपको इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए ये नोट्स अवेलेबल हैं चारों पेपर के. आप देख सकते हैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में पूरा कंटेंट लिखा हुआ है, और साथ में आपको 2 साल के यहाँ पर PYQs भी प्रोवाइड कराती हूँ. अगर आप बुक और इजी नोट्स परचेज भी कर लेते हैं, बहुत सारे लोग बाद में आते हैं मेरे पास कि मैम आपका पेड नोट्स मैं खरीदना चाहता हूँ लेकिन मैंने इजी नोट्स ले लिए हैं. लास्ट टाइम ऐसा ही हुआ. देन वो उनको लगता है कि अब मैं इजी नोट्स परचेस कर चुका हूँ तो कर चुकी हूँ कैसे इन्वेस्ट करूँ. तो ठीक है, तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा. अगर आपको वीडियोस से समझ में आ रहा है अच्छी बात है, क्योंकि मैं यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ, तो हिंदी और इंग्लिश मिक्स लिखने वालों के लिए भी इक्वली बेनिफिशियल है. इसके अलावा अगर वीडियो देखने के बाद आपको लगता है कि आपको PDF भी चाहिए तो आप पेड नोट्स भी परचेज कर सकते हैं. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. तो हम लोग पढ़ रहे हैं वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलॉसफी, और इसमें आज हम लोग करने वाले हैं नेचुरलिज्म, और आपका 2 टॉपिक हैं इसमें, नेचुरलिज्म और प्रैग्मेटिज्म. ठीक है, तो प्रैग्मेटिज्म और नेचुरलिज्म ये बचा हुआ है, और इसके पहले हम लोग वेस्टर्न स्कूल फिलॉसफी में आइडियलिज्म और रियलिज्म लास्ट क्लास में कर चुके हैं. ठीक है, चलिए बहुत ध्यान से समझेंगे. ये किसकी फ़ोटो है? ये है रूसो, जिन्होंने नेचुरलिज्म फिलॉसफी को दिया था. ठीक है, उन्हीं की यहाँ पर पिक्चर लगाई हुई है, पिक्चर से याद रखना इजी हो जाता है. तो नेचुरलिज्म जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि नेचर से रिलेटेड ये बात करते हैं. ठीक है, तो चलिए समझते हैं. जो लोग पहली बार पढ़ेंगे उनके लिए थोड़ा सा टॉपिक जो है मुश्किल हो जाता है, तो मैंने कोशिश की है विद एग्जाम्पल्स और कि आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आए और आप अपना कंटेंट अच्छे से वहाँ पर लिख पाएँ. ठीक है, नेचुरलिज्म इज का मीनिंग समझेंगे. नेचुरलिज्म इज अ फिलोसफिकल डॉक्ट्राइन दैट एम्फेसाइज दैट नेचर इज द अल्टीमेट रियलिटी एंड एवरीथिंग इन द यूनिवर्स कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय नेचुरल लॉज एंड फोर्सेस विदाउट एनी सुपरनेचुरल और स्पिरिचुअल एक्सप्लेनेशंस. ठीक है, तो जैसा कि हमको समझ में आया कि जो है नेचुरलिज्म मतलब नेचर इज़ द अल्टीमेट रियलिटी, कि जो हमारा नेचर है, जो ये यूनिवर्स है, यही अल्टीमेट रियलिटी है, और यूनिवर्स में सब कुछ नेचुरल लॉज एंड फोर्स के थ्रू एक्सप्लेन किया जा सकता है. ठीक है, विद कोई भी सुपर नेचुरल पावर या स्पिरिचुअल एक्सप्लेनेशन नहीं है इन सारी चीज़ों के लिए. तो आपको यहाँ से ये समझ में आया होगा कि जो हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो इसी पर बेस्ड है. ठीक है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि साइंस गॉड को नहीं मानती, किसी भी सुपरनेचुरल पावर को नहीं मानती है. तो जो भी यूनिवर्स में है, जो भी कुछ हम देख सकते हैं इस नेचर में, तो वो उसको हम लोग नेचुरल लॉज और फोर्सेस के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं. ठीक है, तो हम वी ऑल नो दैट कि साइंस तरह तरह के हर फिनोमेना को अपने आप जो है वो एक्सप्लेन करते हैं, उस पर थ्योरीज देते हैं, लॉज बनाते हैं. तो बेसिकली नेचुरलिज्म इसी साइंटिफिक थ्योरी, एक तरह से कह सकते हैं साइंटिफिक फिलोसफी को प्रमोट करती है. ओके, इट सपोर्ट्स लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंस एंड इंटरेक्शन विद द नेचुरल वर्ल्ड. तो नेचुरल वर्ल्ड के साथ में जो ये नेचर है, इसके साथ में आप ऑब्जर्व करके, एक्सपीरियंस करके और इंटरेक्ट करके अपनी लर्निंग को इन्हेंस करेंगे, सीखेंगे. ठीक है, चलिए फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया. फॉर एग्जाम्पल, अ थंडर स्टॉर्म इज कॉज्ड बाय नेचुरल प्रोसेस, वार्म मॉइस्ट एयर राइजिंग, कूलिंग एंड कंडेंसिंग टू फॉर्म क्लाउड्स विद लाइटनिंग रिजल्टिंग फ्रॉम इलेक्ट्रिकल चार्जेस इन द एटमॉस्फेयर. ठीक है, तो समझ में आया कि बेसिकली जो हमारा रेन हो रहा है या जो लाइटनिंग हो रही है, तूफान आ रहा है, ये सब एक नेचुरल प्रोसेस है.
साइंस यही एक्सप्लेन करती है और सबके पीछे कारण बताती है कि वार्म एयर है, मॉइस्चर एयर है, ऊपर जाती है, फिर वहाँ पर कूल डाउन होती है, देन कंडेंसेशन से क्लाउड्स बनते हैं, देन क्लाउड से रेन होती है। इसके अलावा अगर लाइट बिजली कड़क रही है तो वो क्या है, इलेक्ट्रिकल चार्जेस जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उनके जो है आपस में टकराने से इस तरह से लाइट का जनरेशन होता है। ठीक है, तो बेसिकली साइंस अपना सारा फिनोमेना नेचर लॉज के थ्रू एक्सप्लेन करता है। जबकि अगर एंशियंट टाइम यही समझें तो पीपल माइट हैव बिलीव थंडर स्टॉर्म्स वर कॉज्ड बाय एंग्री गॉड और स्पिरिट। जबकि अगर स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा अगर कहीं हानि हो जाती है तो क्या कहते हैं भाई, यही कहते हैं ना कि भगवान गुस्सा हो गए, भगवान खुश नहीं है, या प्रकृति सुपर नेचुरल पावर है, या मतलब बेसिकली हम स्पिरिचुअलिज्म वाले अपना तरह से उसको जस्टिफाई करेंगे। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने समझाया। इन नेचुरलिज्म द साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन इज सफिशिएंट। नेचुरलिज्म इन एजुकेशन एम्फेसाइज लर्निंग थ्रू नेचर, सेंसरी एक्सपीरियंसेस एंड मिनिमल इंटरफेरेंस। ठीक है, तो नेचुरलिज्म में साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ही सफिशिएंट है। दे डोंट बिलीव इन एनी सुपर नेचुरल पावर और स्पिरिचुअल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, उनको जो भी इस नेचर में, इस ब्रह्मांड में घटनाएं घट रही हैं, जो भी इवेंट हो रहा है उसको वो अपनी साइंटिफिक थ्योरी के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं और इसी में वो बिलीव करते हैं। ओके, तो नेचुरलिज्म एजुकेशन में कैसे वर्क करता है, वो एम्फेसाइज करता है कि आपकी जो लर्निंग होगी वो थ्रू नेचर होगी। आप नेचर में जाते हैं और वहाँ के फिनोमेनास को देखते हैं, समझते हैं। जैसे कि न्यूटन ने जब देखा कि पेड़ के नीचे बैठ के कि एप्पल नीचे गिरा, ठीक है, तो उन्होंने नेचर से लर्निंग की कि जितनी बार एप्पल नीचे गिरा दिस मीन्स समथिंग इज अट्रैक्टिंग ना, आखिर वो नीचे ही क्यों गिरा, वो ऊपर क्यों नहीं चला गया। तो वहाँ उन्होंने इस नेचर को समझने के लिए फिर ग्रेविटेशन फोर्स की पूरी थ्योरी ही जनरेट कर दी। क्लियर हो गया। तो सेंसरी एक्सपीरियंसेस को इंपॉर्टेंट दिया और मिनिमल इंटरफेरेंस, मतलब आपका अपना कोई मिनिमम इंटरफेरेंस नहीं होगा। बच्चे को जब आप एजुकेशन में पढ़ाएंगे तो आप वो खुद अपने सेंसरी एक्सपीरियंसेस से नेचर में रहकर नेचर की चीज़ों को अंडरस्टैंड करेगा। यू डोंट हैव टू इंटरफेयर हिज और हर अंडरस्टैंडिंग। आपको उसके विचारों को चेंज नहीं करना है। क्लियर हो गया। चलिए, एक जैसे कि एक टीचर इन रियलिज्म सीज स्टूडेंट नॉट पेइंग अटेंशन। अब रियलिज्म हमने पढ़ी थी इससे पहले वाली थ्योरी, ठीक है, तो रियलिज्म भी इसी की बात करती है। वो भी भगवान को नहीं मानते हैं, लेकिन वो किस पे बात करते हैं, रियलिटी एग्जिस्ट करती है, चाहे हम उसे एक्सेप्ट करें चाहे ना करें। ठीक है, जबकि नेचुरलिज्म क्या बोलती है कि नेचर ही सब कुछ डिसाइड कर रहा है, नेचर के अपने लॉज हैं और आपको उन लॉज को ही समझना है बस। ठीक है, तो यहाँ पर रियलिज्म और नेचुरलिज्म जो कि सिंस हमने लास्ट क्लास में किया था, इसीलिए मैंने इस एग्जाम्पल के थ्रू दोनों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, जिससे जो लोगों ने वो वाली क्लास देखी है वो रियलिज्म और नेचुरलिज्म के बीच में कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है, तो रियलिज्म में क्या है, अगर स्टूडेंट जो है आपने देखा टीचर क्लास में और वो देख रहा है कि स्टूडेंट अटेंशन पे नहीं कर रहा है क्लास में, तो रियलिज्म वाला इसको कैसे लेगा, टीचर बिलीव करेगा द स्टूडेंट इज मेकिंग नॉइसेज एंड नीड्स डिसिप्लिन। तो यहाँ पर जो रियलिज्म जो है चॉइस मेकिंग चॉइसेस, रियलिज्म वाले इस चीज़ को कैसे देखेंगे, सबसे पहले तो वो देखेंगे कि बच्चा इस अटेंशन पे नहीं कर रहा है, जो सामने दिख रहा है। फिर वो ये मान के चलेंगे कि बच्चा ये जानबूझ के कर रहा है, उसकी एक चॉइस है और अब उसको डिसिप्लिन की होने की ज़रूरत है। तो व्हाट दे विल डू, सो दे गिव अ वार्निंग और आस्क द स्टूडेंट टू फोकस, अज्यूमिंग द चाइल्ड कैन कंट्रोल देयर बिहेवियर। तो वहाँ पे ये क्या करेंगे, वो समझेंगे कि बच्चा जानबूझ के चीज़ कर रहा है, उसको नीड किस चीज़ की, डिसिप्लिन सिखाने की ज़रूरत है। जैसा कि हमने बात भी किया था कि रियलिज्म में वो रियलिटी को जैसा है वो है, उसके पीछे का कारण नहीं ढूंढते हैं। जैसे कि पेड़ है तो है, आप चाहे देखें चाहे ना देखें, विश्वास करें चाहे ना करें। तो यहाँ पर जो रियलिज्म थॉट वाला टीचर होगा वो इस चीज़ को ऐसे देखेगा कि बच्चा अटेंशन नहीं पे कर रहा है, दिस मीन्स ये वो जानबूझ के कर रहा है और उसको जो है इसके लिए डिसिप्लिन सीखने की ज़रूरत है। ठीक है, एज्यूम करेगा कि बच्चा अपना बिहेवियर कंट्रोल कर सकता है। बट अगर यही एक नेचुरलिज्म टीचर है, नोटिस अ चाइल्ड इज डिस्ट्रैक्टेड, इंस्टेड ऑफ स्कोल्डिंग द टीचर थिंक द चाइल्ड माइट बी टायर्ड, हंग्री और स्ट्रेस्ड ड्यू टू फैमिली इश्यूज। लेकिन अगर इसी तरह से नेचुरलिज्म फिलॉसफी फॉलो करने वाला कोई टीचर है तो वो जब देखेगा कि बच्चा नहीं सुन पा रहा है तो वो क्या समझेगा, वो क्या करेगा, बच्चा डिस्ट्रैक्टेड है, ठीक है, या नो पे अटेंशन नहीं कर रहा है, दिस मीन्स वो उसको स्कोल्ड करने के बजाय उसके जो रीज़न बिहाइंड दैट है, ठीक है, उसको ढूंढने की कोशिश करेगा, सोचेगा कि मे बी ये टायर्ड होगा या भूखा होगा या कुछ फैमिली इश्यूज होंगे, तो वो वहाँ पर उस चीज़ को उस तरीके से समझेगा, कोशिश करेगा। दिस मीन्स जो नेचुरल उसकी नेचर है उसके बीच बिहाइंड रीज़न को समझने की कोशिश करेगा। जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया, नेचुरलिज्म क्या करता है, सारा जो भी नेचर में जो कुछ हो रहा है, घटनाएं हो रही है, उसके पीछे का एक्सप्लेनेशन वो ढूंढता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, वाई, अंडरस्टैंड।
So they try to understand the child's background, adjust teaching methods, maybe using outdoor activities or storytelling to engage the student. क्लियर हो गया दोनों के बीच का डिफरेंस क्या रहेगा? चलिए और ध्यान से समझते हैं आगे. डेफिनेशन ऑफ नेचुरलिज्म. नेचुरलिज्म इज द फिलॉसफी दैट रिगार्ड्स नेचर एज द होल रियलिटी एंड देयर इज नथिंग बियॉन्ड और आउटसाइड ऑफ नेचर. जेम्स वार्ड ने ये बोला था कि नेचर ही सब कुछ है, होल रियलिटी इज नेचर, nothing beyond outside. Naturalism believed that the education should follow the natural development of the child free from artificial restrictions. ये रूसो ने बोला था, ठीक है. रूसो इज द फादर ऑफ द नेचुरलिज्म. तो उन्होंने कहा था कि बच्चे को अपने आप नेचुरल डेवलपमेंट करना, मीन्स प्रकृति के साथ में वो इंटरेक्ट करके खुद सीखेगा, आपको उसको किसी रिस्ट्रिक्शन में नहीं रखना है. ये रूसो ने माना. फादर ऑफ नेचुरलिज्म बोला जाता है. इसके अलावा नेचुरलिज्म फॉलोअर्स में हर्बर्ट स्पेंसर, रविन्द्रनाथ टैगोर, मोंटेगा ने एंड बर्नार्ड शॉ एंड टी.एच. एक्सले गोथे. आप इसमें से 2-3 नाम याद रख लीजिए, उतना ही काफ़ी है. सारे नाम नहीं भी याद हैं तो भी चलेगा. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट फिलोसफिकल डायमेंशन. आप समझेंगे मेटाफिजिक्स ऑफ नेचुरलिज्म. मेटाफिजिक्स का मतलब है कि व्हाट दे बिलीव रियलिटी, नेचर ऑफ रियलिटी, जैसा कि ये फिलोसफी मानती है. तो हमने डिस्कस कर लिया कि रियलिटी इज मैटर एंड फिजिकल, नॉट स्पिरिचुअल. रियलिटी कंसिस्ट ऑफ मैटर, एनर्जी, स्पेस एंड टाइम, थिंग्स वी कैन सी, टच और डिटेक्ट विद इंस्ट्रूमेंट्स. ठीक है, तो जैसा कि हमने बताया कि इंस्ट्रूमेंट्स क्या, साइंस क्या करते हैं, तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करके ही तो वट एवर हैपनिंग इन दैट आवर यूनिवर्स, वो यही तो सब फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग जो रियलिटी है, सत्य है, वो मटेरियल है और फिजिकल है. स्पिरिचुअलिटी से कोई लेना देना नहीं है. और एवरीथिंग इज इन नेचर. और किस तरह से? मैटर, एनर्जी, स्पेस, टाइम, विच इज साइंस. ठीक है, साइंस यही इसी की बात करती है. द यूनिवर्स ऑपरेट्स अकॉर्डिंग टू फिक्स लॉ ऑफ नेचर. नेचर का फिक्स लॉ है और इसी के अकॉर्डिंग यूनिवर्स बिहेव करता है. नेचर इज सेल्फ सफिशिएंट, नो सुपर नेचुरल पावर गवर्न्स इट. नेचर में खुद इतनी ताकत है, कोई भी सुपर नेचुरल पावर गवर्न नहीं करती है. ठीक है, जैसा कि कहीं ना कहीं देखिए, कहीं ना कहीं सभी इंटरकनेक्टेड है. हम भी यही कहते हैं, हमारी फिलॉसफी या इंडिया फिलॉसफी भी यही कहीं ना कहीं बिलीव करती है कि प्रकृति सब कुछ है. ठीक है, सूर्य, चंद्रमा, सब देवताओं की हम लोग पूजा करते हैं. ठीक है, लेकिन ये हम लोग इसको सुपर नेचुरल पावर मान के इसकी पूजा करते हैं कि ये सब भगवान है और इनकी वजह से चल रहा है. जबकि यही साइंस है, वही इस थ्योरी को दूसरी तरीके से एक्सप्लेन करती है. ह्यूमन बींग्स आर पार्ट ऑफ नेचर एंड सब्जेक्ट टू इट्स लॉ. तो ह्यूमन बींग भी इसी तरह से नेचर का पार्ट है और जो भी इसके लॉज हैं, नेचर के जो नियम है, वो उनको भी फॉलो करने पड़ेंगे. उसी के अकॉर्डिंग उनकी भी लाइफ चलती है. एपिस्टेमोलॉजी एंड लॉजिक ऑफ नेचुरलिज्म. नॉलेज एंड रीजनिंग. ठीक है, तो यहाँ पर नॉलेज एंड रीजनिंग की बात हो रही है कि नॉलेज इसका कैसे गेन करना है और रीजनिंग कहाँ से, तर्क कहाँ से नेचुरलिज्म में दिया जाता है. ऑल नॉलेज कम्स थ्रू द सेंसेस एंड एक्सपीरियंसेस. तो एक्सपीरियंस करके और सेंसेस के थ्रू नॉलेज लिया जाता है, देख कर, सुनकर, और साथ में लर्निंग एंड रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन विथ एनवायरनमेंट. और जो इन्वायरमेंट का नेचर अगर समझना है तो आपको इन्वायरमेंट में ही इंटरेक्शन के ही थ्रू आप लर्निंग सीखेंगे. ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, ट्रायल एंड एरर एंड द की मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज. तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करेंगे, ट्रायल करेंगे, फिर एरर आएगी, फिर ट्रायल करेंगे, फिर एरर आएगी. तो ये सारी तरीक़ों से मेथड हैं आपके नॉलेज को एक्वायर करने के. इसके अलावा इट रिजेक्ट्स एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग एंड इंट्यूशन. तो एब्स्ट्रैक्ट मतलब जो अमूर्त चीज़ें उस तरह उन पर नहीं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं. यहाँ पर जो सामने दिख रहा है उसका रीज़न बताइए और आपको इसी के थ्रू आपको ये चीज़ बिलीव करनी. आप सभी जानते हैं कि इस ब्रह्मांड में होने वाली सभी घटनाओं को साइंटिफिकली किस तरीके से जो है एक्सप्लेन कर दिया गया है. कि बिग बैंग थ्योरी को एक्सप्लेन किया गया, कैसे ये अर्थ बनी, कैसे बहुत आग का गोला थी, फिर ठंडा हो गई, फिर उसमें कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए, फिर उससे करते करते ह्यूमन्स तक कई कितना. आप पूरा देखिए, वास्ट जो है पूरा साइंस ने डिस्क्राइब कर दिया है ह्यूमन लाइफ को भी, प्लांट लाइफ को भी. यहाँ पर जो कुछ भी है उसका क्या रीज़न है, एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड इन द साइंस. ओके, सो यहाँ पर इंट्यूशन का कोई रोल नहीं है. यहाँ पर जो कुछ है वो सब दिख रहा है और उसको एक्सप्लेन किया जाता है नेचर के लॉज को, फोर्स को. ठीक है. एक्सियोलॉजी एंड एथिक्स ऑफ नेचुरलिज्म. इसमें क्या है, वैल्यूज़ और मॉरल्स तो हर जगह
चाहिए होंगे। तो यहाँ पर क्या मानते हैं, मॉरल वैल्यूज आर नॉट एब्सोल्यूट, देयर इज नो सिंगल इटर्नल रूल बुक ऑफ राइट एंड रॉन्ग। तो ये क्या मानते हैं कि कोई एब्सोल्यूट मॉरल वैल्यू नहीं है, ये कोई रूल बुक नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। दे डेवलप थ्रू नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट एंड सोशल लिविंग। तो आप जिस सोशल एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं और जो आपकी खुद की इंस्टिंक्ट है उसके थ्रू मॉरल वैल्यूज डेवलप्ड होती हैं। कोई एक एब्सोल्यूट, कोई एक ये नहीं कह दिया जाएगा कि बस यही होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कोई सिंगल रूल नहीं बताया उन्होंने कि व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। राइट एंड रॉन्ग और बेस्ड ऑन व्हाट प्रमोट्स नेचुरल ग्रोथ एंड हैप्पीनेस। तो राइट और रॉन्ग किस पे बेस्ड है कि आपका बच्चा नेचुरल ग्रोथ या इंसान की लाइफ में नेचुरल ग्रोथ और हैप्पीनेस कैसे आएगी, वही राइट और रॉन्ग को फिनोमेना को डिस्क्राइब करेंगे। Beauty, truth and goodness are derived from experiences in the natural world, not from ideal or divine command. तो इनके अकॉर्डिंग यहाँ भी वही आ रहा है, सत्यम शिवम सुंदरम की बात, लेकिन ये इन्होंने बताया है कि नेचुरल वर्ल्ड के एक्सपीरियंस करने से आपको ये सारी खुशी मिलेगी। इसका डिवाइन या सुपर नेचुरल पावर, भगवान का कोई रोल नहीं है। डिसिप्लिन शुड बी नेचुरल, सेल्फ डायरेक्टेड एंड नॉट फोर्स। और इनके अकॉर्डिंग कि डिसिप्लिन जो है वो नेचुरल होना चाहिए, सेल्फ डायरेक्टेड होना चाहिए। इंसान को खुद में पता होना चाहिए कि वो क्या सही करे क्या गलत करे, किसी को फोर्स करने की जरूरत नहीं है। ओके, नाउ मीनिंग हमने समझ लिया। अब आते हैं डेफिनेशन पर। अगर लिखना है डेफिनेशन ऑफ नेचुरलिज्म इन एजुकेशन। नेचुरलिज्म इन एजुकेशन इज द फिलोसफी दैट एम्फेसाइज दैट एजुकेशन शुड बी इन हार्मोनी विद द नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड एंड द लर्नर शुड ग्रो इन ए फ्री एंड अनस्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट। ठीक है, तो नेचुरलिज्म एजुकेशन में काइंड ऑफ फिलोसफी है जो किस पे एम्फेसाइज करती है, एक हारमोनियस वातावरण पर जिसमें नेचुरल डेवलपमेंट हो बच्चे का, उसे फ्री छोड़ देना चाहिए अनस्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट में। मतलब कोई स्ट्रक्चर इन्वायरमेंट करिकुलम बना के नहीं कि अब ये पढ़ना अब ये पढ़ना ये पढ़ना, ये नेचुरलिज्म नहीं मानते। और कहीं ना कहीं जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो हमारे यूरोप की भी कंट्रीज है, वहाँ भी इसी तरह का है कि वहाँ पे एक फिक्स्ड करिकुलम उन्होंने नहीं बना के रखा है। वो क्या कर रहे हैं कि बच्चे को फ्री छोड़ते हैं, उसके नेचर के अकॉर्डिंग उसे हर तरह की फील्ड का एक्सपीरियंस देते हैं और उसके बाद वो खुद अपना करियर चूज करता है। और वो करियर कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रीशियन का, प्लम्बर का, मैकेनिक का, बिकॉज यू नो अगर नहीं भी जानते तो कि वेस्टर्न में कोई ऐसा लेबर काइंड ऑफ सिस्टम नहीं होता है। वहाँ पर इस तरह के लेबर्स के भी बहुत हाई चार्जेस फीस होते हैं। सो मोस्ट ऑफ द लोग वहाँ पर खुद ही अपना काम करते हैं। ठीक है, तो दिस मीन्स वो बच्चे को हर तरह की का नॉलेज देंगे और बच्चा खुद उसमें से एक्सप्लोर करेगा कि उसे किस चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है और वो कर सकता है इंडिपेंडेंटली। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलिज्म, द यूनिवर्स इज नेचुरल क्रिएशन, डिस्कस कर दिया। ओनली द मटेरियल वर्ल्ड इज ट्रू, देयर इज नो अदर स्पिरिचुअल बियॉन्ड इट। ओके, सोल इज एन कॉन्शियस एलिमेंट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मैटर। तो यहाँ पर सोल को भी एक कॉन्शियस एलिमेंट मानते हैं जो कि मैटर से बना हुआ है। मैन इज द बेस्ट क्रिएचर ऑफ द यूनिवर्स, और इस ब्रह्मांड की बेस्ट क्रिएचर क्या है, मैन है। ह्यूमन डेवलपमेंट इज अ नेचुरल एक्टिविटी, एम ऑफ लाइफ इज टू लिव हैप्पी। नेचुरल लाइफ इज बेस्ट फॉर लिविंग हैप्पी। Okay, for natural life, capability, adjustment and control over circumstances are important. So stage has only practical existence, so existence this means कि natural का जो perspective है, जो है कि वो सिर्फ material words से ही हम सारी चीज़ें existent की समझेंगे through practical knowledge। ठीक है, तो practical knowledge से अपने existence को define करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Naturalism and education. Concept of education. Naturalism sees education as natural, biological and psychological process that unfolds according to the child's nature and development. Okay, इनके अकॉर्डिंग नेचर एजुकेशन क्या कॉन्सेप्ट है कि वो नेचुरल है, बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल प्रोसेस है एजुकेशन, एक जो बच्चे के नेचर के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट होता है उसका। और साथ में इट बिलीव्स दैट एजुकेशन शुड बी चाइल्ड सेंटर्स, एक्सपीरियंस बेस्ड एंड फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल। ठीक है, तो जैसा कि हम सबको मालूम है कि हम लोगों ने अपनी एजुकेशन में कहीं ना कहीं ये जो फिलोसफीज आप पढ़ रहे हैं इनको कहीं ना कहीं हर जो है अपनी एजुकेशन सिस्टम में हम लोगों ने लेकर आया है, बहुत सारे चेंजेस किए हैं। जैसे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन अब हो गई है और एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग पर फोकस किया जाता है। एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म आप क्या लिखेंगे, टू एनेबल द नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, बच्चे को नेचुरली ग्रो करना है। टू हेल्प द चाइल्ड एडजस्ट विद द एनवायरनमेंट, और बच्चे को हेल्प करना है कि जो उसका एनवायरनमेंट में उसमें कैसे वो एडजस्ट कर सके। टू प्रमोट सेल्फ एक्सप्रेशन एंड सेल्फ डिसिप्लिन, अपने आप को एक्सप्रेस कैसे कर सके और साथ में डिसिप्लिन कैसा हो, ये इसको सिखाने में सिर्फ हेल्प करनी है, उसको बताना नहीं है कि नहीं तुम्हें यही करना है।
टू प्रिपेयर द चाइल्ड फॉर नेचुरल एंड सोशल बीइंग लिविंग, टू डेवलप द चाइल्ड्स फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल एबिलिटीज नेचुरली। तो नेचुरली आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ों को डेवलप करना है। करिकुलम ऑफ एजुकेशन, द करिकुलम शुड बी फ्लेक्सिबल बेस्ड ऑन द चाइल्ड्स इंटरेस्ट एंड एक्सपीरियंस। जैसा कि अभी मैंने आपको शेयर किया कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में कोई ऐसा फिक्स करिकुलम नहीं होता, बच्चे अपने चॉइस से अपना करियर सेलेक्ट कर सकते हैं, उनको हर तरह की अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं। पेरेंट्स वहाँ पर इंटरफेयर भी नहीं कर सकते हैं कि नहीं मेरा बच्चा यही पढ़ेगा या यही पढ़ेगा, ठीक है। नो फिक्स्ड और रिजिड सिलेबस, तो यहाँ पर कोई ऐसा फिक्स्ड और रिजिड सिलेबस नहीं होता है। एम्फेसाइज ऑन साइंस, नेचर स्टडी एंड फिजिकल एक्टिविटीज़। एक्सक्लूड फॉर्मल सब्जेक्ट्स इन अर्ली ईयर्स, तो अर्ली ईयर्स में फॉर्मल सब्जेक्ट्स नहीं होते हैं। इंक्लूड मैनुअल वर्क, प्ले, क्राफ्ट, फील्ड ट्रिप्स, जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया, ये सारी अर्ली ईयर्स में होते हैं। मेथड ऑफ टीचिंग में हम जाएंगे तो नेचुरलिज्म सपोर्ट लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, एक्सप्लोरेशन, इंटरेक्शन विद द नेचर, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, प्रोजेक्ट मेथड, फील्ड विजिट्स, इनकर्सन्स, ऑब्जर्वेशन, एक्सप्लोरेशन। ओके, सो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर दी हैं। एंड प्ले वे मेथड, खेल खेल में सीखना। और यहीं से कुछ कुछ कॉन्सेप्ट हमारा जो किंडरगार्टन का आया है वो ये सब चीज़ों से आया है। आगे जाके आप और डीप में पढ़ेंगे कैसे कैसे किंडरगार्टन मॉन्टेसरी आया है यूनिट 4 में, जब हम इसमें और ज़्यादा बात करेंगे, ठीक है। डिसिप्लिन क्या है? नेचुरलिज्म सपोर्ट सेल्फ डिसिप्लिन। चिल्ड्रन शुड लर्न फ्रॉम द नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ देयर एक्शंस रेदर देन फ्रॉम पनिशमेंट, ठीक है। तो बच्चे कैसे सीखेंगे? डिसिप्लिन उन्हें खुद सीखना है, जब वो कुछ करेंगे उसको कॉन्सिक्वेंसेज होगा। मान लीजिए उन्होंने गलत किया तो उनको अपने आप समझ में आएगा कि अरे इसका तो ये कॉन्सिक्वेंसेज हो गया, तो वहाँ से वो सीखेंगे, ना कि हम उन्हें पनिशमेंट देंगे तब वो सीखेंगे। गलती करने पे बोलते हैं ना कि गलती करके सीखता है इंसान, तो बेसिकली नेचुरली आपने कोई गलती की और फिर आपको लगा अरे ये तो गलत हो गया, इससे तो इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो तो रॉन्ग आ रहा है, दिस मीन्स वहाँ से वो सीखें। डिसिप्लिन इज नॉट इम्पोज्ड फ्रॉम बट इवॉल्व्स नेचुरली, अंदर से आना चाहिए, ना कि आप उनको फोर्स किया जाए। रोल ऑफ द टीचर इज अ फैसिलिटेटर, ऑब्जर्वर, नॉट कंट्रोलर। तो समझ में आ गया, फैसिलिटेट करना है, ऑब्जर्व करना है, बट कंट्रोल नहीं करना है। प्रोवाइड फ्रीडम एंड अ नेचुरल एनवायरनमेंट, गाइड ओनली व्हेन नेसेसरी, जब ज़रूरत है तभी उन्हें गाइड करना है। ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड इंडिविजुअल डिफरेंस, तो हर किसी को ऑब्जर्व करना है, अंडरस्टैंड करना है, बट जहाँ तक उनको इंटरफेरेंस तब तक नहीं करना है जब तक एकदम लग रहा है कि कुछ गलती नहीं हो जाएगा। अवॉइड इंटरफेरेंस इन नेचुरल डेवलपमेंट, अगर बच्चा नेचुरली डेवलपमेंट कर रहा है तो यू डोंट हैव टू इंटरफेयर, ओके। रोल ऑफ स्टूडेंट देखते हैं, द चाइल्ड इज द सेंटर ऑफ एजुकेशन, तो ये अब हमारी भी फिलॉसफी हो चुकी है, द चाइल्ड इज द सेंटर ऑफ एजुकेशन। लर्नर्स आर एक्टिव एक्सप्लोरर्स, लर्न एट देयर ओन पेस इन देयर ओन वे, तो बच्चा एक्टिव, वो खुद एक्टिव होते हैं, ठीक है। यही फिलॉसफी अब जो जीन पियाजे की हम लोग साइकोलॉजी में पढ़ेंगे तो वो ये इसी फिलॉसफी पे बेस्ड है, वो कि बच्चे एक्टिव लर्नर हैं। पहले क्या होता था, बच्चों को ऐसे समझाता जाता था कोई खाली किताब है और उसमें हम उनको सिखा सिखा के ज्ञान भर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जो अब ये जो वेस्टर्न फिलॉसफी कह सकते हैं, जो जीन पियाजे की थ्योरी भी हम लोग पढ़ते हैं साइकोलॉजी में, तो यही कहती है कि बच्चे खुद ही एक्टिव लर्नर होते हैं, वो खुद ही से एक्सप्लोर करके सीख जाएंगे। आपको उनको एक एक चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो अपने पेस से सीखेंगे और अपने तरीके से सीखेंगे। शुड बी अलाउड फ्रीडम टू एक्सप्रेस, मूव एंड चूज, उनको फ्रीडम होनी चाहिए, क्या वो सोचते हैं, क्या समझते हैं, कहाँ जाने आने के, साथ में अपना जीवन खुद चूज करने की। कॉन्सेप्ट ऑफ द स्कूल कैसा होता है? स्कूल शुड बी लाइक नेचुरल होम और गार्डन, नॉट अ स्ट्रिक्ट फॉर्मल इंस्टीट्यूशन। समझ में आया? Emphasize on open spaces, play area, gardens, should promote free movement and natural learning। तो नेचुरलिज्म, नेचुरल नेचर की बात करते हैं ये, तो नेचर जो होम है, गार्डन है, नेचुरल चीज़ों पर ही वो क्लासरूम्स एंड ऑल बनाने के लिए फोकस करते हैं, ओपन स्पेसेस में पढ़ाना प्रमोट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरलिज्म टू एजुकेशन। चलिए देखते हैं। एम्फेसाइज चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, प्रमोट लर्निंग बाय डूइंग एंड ऑब्जर्वेशन, इंट्रोड्यूस फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन करिकुलम, इन्फ्लुएंस्ड मॉडर्न प्रोग्रेसिव एजुकेशन, रिकॉग्नाइज्ड इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड नेचुरल इंटरेस्ट, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें अब हम लोग को अपने एजुकेशन सिस्टम में भी देखने को मिलती हैं कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पे फोकस किया जाता है, लर्निंग बाय डूइंग, ऑब्जर्वेशन, रियल रैंक एक्सपेरिमेंट, सारी चीज़ों पर फोकस किया जाता है, ठीक है। लेकिन करिकुलम अभी भी एक तरह का फिक्स्ड है, और आगे जाके बड़े क्लासेस में आपके पास है फ्लेक्सिबिलिटी कि आप जो भी सब्जेक्ट चुनना चाहें चुन सकते हैं, बट तो वही है कि कुछ लेवल पे इन चीज़ों को किया जा रहा है और कुछ में नहीं भी होता है। तो वही है अपनी अपनी फिलॉसफी, जो अच्छी चीज़ें हमें लग रही हैं, जो हम अपने इंडियन सोसाइटी के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर सकते हैं, उसको अडेप्ट करने की कोशिश भी की जाती है।
चलिए, तो यहाँ पर नेचुरलिज्म खत्म हो गया। लास्ट आपका स्कूल थॉट ऑफ फिलोसफी जो आपके टॉपिक में आता है, ये है प्रैग्मेटिज्म। चलिए ध्यान से देखते हैं ये किसकी फोटो है। फादर ऑफ प्रैग्मेटिज्म जो इनको बोलते हैं चार्ल्स सैंडर्स पियर्स से उनकी फोटो है ये। Pragmatism is modern philosophical movement that consider practical consequences as the core meaning and truth. इनके अकॉर्डिंग प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंस है। प्रैग्मेटिज्म मतलब प्रैक्टिकल से आप इसको इंक्लूड करके पढ़ेंगे कि प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेस जो भी परिणाम आ रहे हैं वही ट्रू है, रियलिटी वही है। ठीक है, और डीप में समझते हैं। इट एम्फेसाइज एक्शन, यूटिलिटी एंड रिजल्ट ओवर फिक्स्ड और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। ठीक है, तो ये एक्शन पे फोकस करते हैं कि आप यूटिलिटी पे, उपयोगिता पर, और साथ जो रिजल्ट आ रहा है उस पर, ना कि किसी फिक्स्ड आइडियल थिंग को। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म एन आइडिया इज ट्रू इफ वर्क इफेक्टिवली इन रियल लाइफ। तो इनके अकॉर्डिंग कोई भी विचार या आइडिया या थॉट या प्लान ट्रू हो जाता है अगर वो लाइफ में अच्छा काम कर रहा है। मतलब आप जो भी सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, अगर वो वर्क कर रहा है प्रॉपरली इन रियल लाइफ, ठीक है, देन मीन्स इट इज ट्रू फॉर देम, प्रैग्मेटिज्म। ठीक है, और ध्यान से समझते हैं। प्रैग्मेटिज्म इज ए फिलॉसफी दैट जजेस आइडियाज बाय देयर प्रैक्टिकल इफेक्ट्स। तो जो भी हमारे आइडियाज हैं वो प्रैक्टिकल इफेक्ट अगर इफेक्टिव हैं, प्रैक्टिकल चीज, जैसे बोलते हैं ना कि भाई ये उस तरह की बातें ना करो, ऐसी बात करो जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो। ओके, सो दिस मीन्स ये लोग प्रैक्टिकल इफेक्ट की बात करते हैं और उस पर बात बिलीव करते हैं। इफ समथिंग वर्क्स एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स इट इज कंसीडर्ड ट्रू एंड मीनिंगफुल। अब प्रैग्मेटिज्म डज नॉट आस्क व्हाट्स द आइडियल डाइट। ठीक है भाई, ऐसे नहीं हो सकता कि आइडियल डाइट क्या होता है। एक प्रैग्मेटिज्म वाला बंदा ये नहीं बोलेगा। वो क्या बोलेगा? इंस्टेड ट्राइज डिफरेंट रूटीन एंड स्टिक्स विद व्हाट एक्चुअली इंप्रूव्स देयर एनर्जी एंड वेलबींग। ठीक है, तो प्रैक्टिकल देखिए, हर इंसान का अलग अलग वो स्टेमिना है, उनका अलग अलग बॉडी, फिजिकल बॉडी स्ट्रेंथ एंड ऑल है। तो एक आइडियल डाइट नहीं हो सकती ना, हर किसी को फिक्स बना दो, नहीं। तो इनके अकॉर्डिंग लाइफ के में जब किसी के साथ में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो जो वो सोल्यूशन निकालता है, अगर वो उसको प्रैक्टिकली पॉसिबल हो रहा है और उसको गुड रिजल्ट दे रहा है तो वही रियलिटी है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। डेफिनेशन ऑफ प्रैग्मेटिज्म पे बात करेंगे। प्रैग्मेटिज्म इज द एटीट्यूड ऑफ लुकिंग फ्रॉम द फर्स्ट थिंग्स, प्रिंसिपल्स, कैटेगरीज, लुकिंग टुवर्ड्स लास्ट थिंग्स, फ्रूट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस, फैक्ट्स। ये विलियम जेम्स ने बोला था। इनके अकॉर्डिंग प्रिंसिपल्स, कैटेगरीज, ये सारी चीज़ें किस पे बिलीव करती हैं? जब भी आप कोई काम करते हैं तो वो उसका निष्कर्ष जो निकल के आएगा, जो रिजल्ट आएगा, उसी, अगर वो अच्छा रिजल्ट आ रहा है तो इसमें उसी को वो सही मानेंगे। द ट्रू इज ओनली विच प्रूव्स इटसेल्फ टू बी गुड इन द वे ऑफ बिलीव। जॉन डेवी ने बात कही थी कि सत्य वही है, इनके अकॉर्डिंग सत्य वही है जिसको करने पर आपका रिजल्ट अच्छा आ रहा है। फादर ऑफ प्रैग्मेटिज्म थे चार्ल्स सैंडर्स पियर्स, इज नोन द फादर ऑफ प्रैग्मेटिज्म। इसके अलावा विलियम जेम्स, जॉन डेवी, चार्ल्स सैंडर्स पियर्स से तो हो ही गया, FCS हिलर एंड किलपैट्रिक, ये सब प्रैग्मेटिज्म के फॉलोवर्स हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर फिलोसफिकल डायमेंशन ऑफ प्रैग्मेटिज्म। इनके अकॉर्डिंग नेचर ऑफ रियलिटी क्या है? रियलिटी इज नॉट फिक्स्ड, इट इज एवर चेंजिंग और डायनामिक। ठीक है, तो समझ में आया, इन्होंने अपनी बात ही बता दी। क्योंकि अब जब इन्होंने यही बोल दिया है कि कोई प्रॉब्लम है, हर प्रॉब्लम का, हर किसी का अपना प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका अलग है और उसकी लाइफ के लिए अलग ही वो चीज़ वर्क करेगी। ठीक है, तो दिस मीन्स रियलिटी इनकी फिक्स्ड हो ही नहीं सकती है, इनकी तो ये हमेशा चेंज होती रहेगी, डायनामिक है। हर सिचुएशन, हर पर्सन, हर सिटी, कंट्री, लोकेशन, आप ऐसा समझ सकते हैं, सबके अकॉर्डिंग रियलिटी चेंज होती रहती है। मीन्स ट्रुथ चेंज होता रहता है। देर इज नो एब्सोल्यूट ट्रुथ, ट्रुथ इट वॉट वर्क्स इन गिवन सिचुएशन। सही वो है जो आपकी उस सिचुएशन के लिए सही है। रियलिटी इज फॉर्म थ्रू एक्सपीरियंसेस, एक्सपेरिमेंटेशन एंड एडेप्टेशन। तो अब रियलिटी बनेगी कैसे? जब आप उस सिचुएशन में फंसेंगे तो उसके में एक्सपेरिमेंट करके, या तो आप उससे सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, तो या तो अडेप्ट करेंगे, या और उस सिचुएशन से बाहर निकलने के टाइम पे आपको कुछ अनुभव होंगे। तो यही सब आपकी रियलिटी को बनाते हैं। नेक्स्ट आता है एपिस्टेमोलॉजी एंड लॉजिक ऑफ प्रैग्मेटिज्म, नॉलेज एंड रीजनिंग। नॉलेज इज गेन्ड थ्रू एक्सपीरियंस एंड एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। तो यहाँ भी नॉलेज को एक्सपीरियंस के थ्रू और एक्टिव एक्सपेरिमेंट करके, रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट करके ही यहाँ भी नॉलेज को लेना है। आइडियाज आर टूल्स फॉर एक्शन,
देयर वैल्यूज डिपेंड ऑन यूजफुलनेस एंड प्रैक्टिकल सक्सेस। अब आइडियाज़ क्या हैं, जैसे कि इनके अकॉर्डिंग आइडिया है, जो आइडिया है, थॉट्स हैं, वो एक तरह से टूल हैं, जबकि आइडियलिज्म क्या है, वो पूरी तरह से थॉट्स को ही रियलिटी मानती है कि जो आपका थॉट्स है, माइंड स्पिरिट, वही रियल है। बट यहाँ ये क्या कह रहे हैं कि आइडियाज़ जो आ रहे हैं वो एक तरह से काम करने के लिए टूल है, कि जब आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है तो एक कोई आइडिया आएगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो वो क्या एक टूल की तरह काम करेगा। अब अगर आपने उस आइडिया को लगाया, उसके बाद वो कितना कारगर हुआ उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो प्रैक्टिकली वो कितना सक्सेसफुल है, उसी से आपका वही उसके सक्सेसफुल रेट है या रियलिटी है, उसका ट्रुथ है। ओके, लॉजिक इज रिलेटिव नॉट एब्सोल्यूट, इट चेंजेस द न्यू एक्सपीरियंसेस। तो यहाँ पर लॉजिक को भी इन्होंने बताया, ये कोई एब्सोल्यूट लॉजिक नहीं है, ये सब चेंज होता रहता है, डिपेंड ऑन द देश दुनिया काल के हिसाब से आपके चेंज होता रहता है। आप बस इसको इस तरीके से सिंपल वर्ड्स में बोल सकते हैं। ओके, एक्सियोलॉजी एंड एथिक्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म, वैल्यूज एंड मॉरल की क्या, वैल्यूज आर नॉट फिक्स्ड, दे आर फॉर्म्ड एंड चेंज थ्रू सोशल एक्सपीरियंसेस। फॉर एग्जांपल, इंडियन फैमिलीज टचिंग एल्डर्स फीट इज अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट। तो यहाँ पर एग्जांपल एक डाल दिया है कि इंडिया में जैसे देखिए बड़ों के पैर छूना एक रिस्पेक्ट का साइन माना जाता है, लेकिन जैसे जैसे अब देश बदल रहा है, देख रहे हैं आप दुनिया आगे बढ़ रही, इंडिया भी मॉडर्न होता जा रहा है, तो जो आप सिटीज़ में जाएंगे तो हाथ जोड़ के हैंड शेक करके नमस्ते कर देंगे, तो उसको भी एक वैल्यू ऑफ रिस्पेक्ट ही माना जाता है। ज़रूरी नहीं कि हर जो के लोग पैर ही छुएं, ठीक है। तो क्या हुआ, एक तरह से रिस्पेक्ट देने का तरीका चेंज हो गया। तो हमारी जो वैल्यूज़ हैं दिन पर दिन चेंज भी हो रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब हम खराब हो रहे हैं, पहले बहुत अच्छे थे, नहीं, क्योंकि अब देश के परिस्थिति के अकॉर्डिंग चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो वैल्यूज़ इनके अकॉर्डिंग, प्रैग्मेटिज्म के बिलीवर्स जो हैं उनके अकॉर्डिंग वैल्यूज़ कोई फिक्स नहीं होती हैं, वो चेंज होती रहती हैं विद द टाइम, विद द सिचुएशन, विद द पर्सन, चेंज होना है। एथिक्स आर बेस्ड ऑन यूजफुलनेस एंड प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेस, और इनके अकॉर्डिंग एथिक्स क्या होते हैं, जो वो यूजफुल, उनकी क्या उपयोगिता है, ये पूरी तरह से यूटिलिटेरियन की बात करते हैं, यूटिलिटी की बात करते हैं, कि जो भी आपका का सोल्यूशन है, जो भी आपके लाइफ में गोल्स हैं, जो भी वैल्यूज़ हैं, जो भी आपका तरीका है लाइफ को जीने के लिए, वो आपकी लाइफ को कितना यूजफुल बना रहा है, के लिए कितना यूजफुल है, प्रैक्टिकली वो कितना पॉसिबल है, और कितना आपकी चीज़ों को बेहतर बना रहा है, लाइफ को बेहतर बना रहा है। What is right is that achieve what achieve desired goals benefit the individual और society। तो समझ में आ गया, इंडिविजुअल को कितना बेनिफिट कर रही है, या सोसाइटी को कितना बेनिफिट कर रही है, अपने गोल को अचीव करने के लिए वही सही है। फादर हमारे, ये तो हमने अच्छा डिस्कस कर लिया है, अगेन लिख गया है। चलिए फंडामेंटल प्रिंसिपल्स इनके देख लेते हैं। The word is the outcome of numerous elements and activities. The material word is true. There is no spiritual word. Again, ये भी spiritual word की बात नहीं करते. Material is true. Soul is an active element produced from matter, and God is only fancy, according to pragmatism. Man is the highest creature of the world. The basis of human development is a social process. तो इनके अकॉर्डिंग ह्यूमन डेवलपमेंट जो है सोशली, वो कितना घुल मिल के किस तरीके से चीज़ों में इंटरेक्ट होता है, उसके थ्रू उसका डेवलपमेंट अपने आप होता रहता है। द एम ऑफ ह्यूमन लाइफ इज़ टू लिव हैप्पी, ठीक है। तो हर किसी, ये फिर मैं बोलूँगी कि हर फिलॉसफी में ह्यूमन की लाइफ को हैप्पी लिव करना ही है, लेकिन जो हमारे स्पिरिचुअलिस्ट पाथ वाले हैं, वो उनका मानना यही है कि ह्यूमन की लाइफ हैप्पी होती है जब वो गॉड से को मानते हैं, उनकी तरफ जाते हैं। और जो हमारे बाकी वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलॉसफी हैं, वो मानते हैं कि हाँ, यही नेचर, ये ब्रह्मांड, यही सब सत्य है, और यहीं पर ह्यूमन की जो भी काम है उनको करके वो हैप्पीली लाइफ जी सकते हैं। सोशल डेवलपमेंट इज नेसेसरी फॉर हैप्पी लिविंग। Social skills is essential for social development and state is a social institution। तो ये state मतलब ये पूरा जो हमारा सोसाइटी है, वो एक तरह से सोशल इंस्टीट्यूशन है। तो इस तरीके से आप इनके प्रिंसिपल्स को लिख सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, प्रैग्मेटिज्म एंड एजुकेशन। कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म क्या है? प्रैग्मेटिज्म व्यूज एजुकेशन एज ए प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअस रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस। तो अब इनके अकॉर्डिंग, जैसा जब इनके अकॉर्डिंग कुछ फिक्स ही नहीं है, डिपेंड ऑन द सिचुएशन, यूजफुलनेस, आप उस चीज़ की कितनी उपयोगिता है, उस प्रॉब्लम की, उस बिलीव की, उस थॉट की, उसके अकॉर्डिंग ही मानते हैं। तो दिस मीन्स कंटिन्यूअस ही चीज़ें चेंज हो रही हैं, प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअस रिकंस्ट्रक्शन ऑफ लर्निंग। एजुकेशन इज इट्स लाइफ इट्स सेल्फ, नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ। ये हमने एजुकेशन वाले में पढ़ा था कि एजुकेशन है क्या, वो एक जीवन ही है, जीवन ही पूरा हमारा एजुकेशन है, ना कि एजुकेशन जीवन को जीने की प्रिपरेशन नहीं है। एजुकेशन इज अ लाइफ इटसेल्फ। It should focus on learning by doing, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक्टिव पार्टिसिपेशन इन रियल लाइफ
सिचुएशंस, ठीक है। तो एक्टिव पार्टिसिपेशन रियल लाइफ सिचुएशंस को फॉलो करते हैं। एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म टू एनेबल द चाइल्ड टू एडजस्ट टू चेंजिंग एनवायरनमेंट। सिंस इनके अकॉर्डिंग एवरीथिंग इज डायनेमिक, कुछ भी फ्लेक्सिबल नहीं है, सब चेंज होता जा रहा है, तो बच्चे को आपको चेंजिंग एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने के काबिल बनाना है। टू डेवलप प्रैक्टिकल स्किल्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। अब सिंस यहाँ पे यही बात करते हैं कि जब आपके पास प्रॉब्लम आती है तो उसमें आप जैसा सोल्यूशन लेकर आते हैं जो कितना यूजफुल होता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, तो दिस मीन्स यहाँ प्रैक्टिकल स्किल्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप करने की बात करेंगे। इनके अकॉर्डिंग एम ऑफ एजुकेशन फोस्टर सोशल एफिशिएंसी एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज, और डेमोक्रेटिक वैल्यूज और सोशल एफिशिएंसी को भी ये बहुत महत्व देते हैं, बिकॉज इसी के थ्रू आप हैप्पीली लिव कर सकते हैं इन द सोसाइटी। टू प्रमोट ग्रोथ थ्रू एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सपीरियंस अनुभव के बेसिस पर एक्सपेरिमेंट करके ही ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। टू हेल्प लर्नर डेवलप इन साइंटिफिक एंड रिफ्लेक्टिव एटीट्यूड, ठीक है। करिकुलम इनके अकॉर्डिंग करिकुलम शुड बी फ्लेक्सिबल, डायनेमिक एंड इंटीग्रेटेड विथ रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस। आ गया समझ में, कुछ भी इसमें कठिन नहीं है। एम्फेसिस ऑन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, अब साइंस पर, सोशल स्टडीज पर, क्राफ्ट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग पर ये भी फोकस करेंगे। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और प्रोजेक्ट्स आर प्रेफर्ड, तो इनके अकॉर्डिंग एक्टिविटी बेस्ड करा के बच्चों को सिखाइए, प्रोजेक्ट्स के थ्रू सिखाइए। लर्निंग बाय डूइंग पर फोकस करते हैं। लर्नर्स इंटरेस्ट एंड नीड्स आर द बेसिस ऑफ द करिकुलम, और बच्चे की कैसी इंटरेस्ट है, कैसी उसकी ज़रूरत है, उसके बेसिस पर करिकुलम बना होना चाहिए। मेथड ऑफ टीचिंग, प्रैग्मेटिज्म एडवोकेट लर्निंग बाय डूइंग। मेजर इसमें है आपके प्रोजेक्ट मेथड, जिसे विलियम किलपैट्रिक ने डेवलप किया था। ये आगे आप सेमेस्टर 2 में और अच्छे से पढ़ेंगे इन मेथड्स के बारे में, पूरा पेडागोजी में आपका टॉपिक आता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, एक्सपेरिमेंशियल लर्निंग, डिस्कशन, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, एक्टिविटी एंड फील्ड बेस्ड अप्रोच। तो ये सारे मेथड्स हैं, आप आराम से लिख देंगे, आपको समझ में आ गया कि प्रैग्मेटिज्म एक्टिविटी पर ही बात करते हैं। नाउ कमिंग टू द डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज सेल्फ डायरेक्टेड एंड सोशल, नॉट इम्पोज। तो एक तरह से सोसाइटी में आपको रहना है, सोसाइटी पे रहने पर ये सोशल होने के पर ये ज़्यादा जोर देते हैं। तो सेल्फ डायरेक्टेड होंगे कि सोसाइटी में अगर आप 4 लोगों के बीच में बैठे हैं तो आपको बैठकर समझ में आएगा ना कि अगर आप अच्छा बिहेव करेंगे तो हर कोई आपसे प्यार से बात कर रहा है, अगर आप नहीं अच्छा बिहेव करें तो हर कोई दूर भाग रहा है। तो उस कॉन्सिक्वेंसेस से आपको समझ में आएगा ना कि आपको किस सिचुएशन में कैसा बिहेव करना है, क्या यूजफुल है, क्या प्रैक्टिकली ठीक है। इट शुड डेवलप थ्रू पार्टिसिपेशन एंड कॉर्पोरेशन, तो पार्टिसिपेट करिए, आप कॉर्पोरेट करिए, उसके थ्रू आपका डिसिप्लिन खुद आ जाएगा। एम्फेसिस ऑन क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट ऑफ फ्रीडम विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, फ्रीडम को तो ये भी प्रमोट करते हैं, लेकिन फ्रीडम के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी ये महत्व देते हैं, ठीक है। कि आप एक फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि आप किसी दूसरे की स्वतंत्रता पर अपना उसको हर्ट कर सकते हैं कि नहीं मुझे फ्रीडम है, आपके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको अपनी फ्रीडम को एंजॉय करना है। नाउ रोल ऑफ द टीचर इज अ गाइड, फैसिलिटेटर एंड को लर्नर, और यहाँ पर टीचर को एज ए को लर्नर भी बताते हैं, क्योंकि यस हर व्यक्ति हर समय कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो टीचर, ऐसा नहीं कि बच्चे ही सिर्फ टीचर से सीखते हैं, टीचर्स भी कहीं ना कहीं सिचुएशन में कुछ कुछ बच्चों से सीख सकते हैं। तो को लर्नर यहाँ पर है। हेल्प्स लर्नर्स इन एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सप्लोरेशन एंड रिफ्लेक्शन, तो बच्चों की एक्सपेरिमेंट में हेल्प करेगा, एक्सप्लोर करने में उसको हेल्प करेगा। इनकरेजेस क्रिटिकल थिंकिंग एंड डेमोक्रेटिक बिहेवियर, तो यहाँ पर आपने देखा ये क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करते हैं, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग यही है कि आप आइडियाज़ वगैरह जो भी आपके आ रहे हैं उनको आप अप्लाई करिए, तो जितना से ज़्यादा आप थिंकिंग करेंगे क्रिटिकल, उतने अच्छे आइडियाज़ आएंगे जिनको अप्लाई करके आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ओके, नॉट एन अथॉरिटी फिगर बट अ स्टिमुलेटर ऑफ लर्निंग, तो एक तरह से कोई अथॉरिटी नहीं है, स्टिमुलेट करती है लर्निंग को, कि आपको थोड़ा सा स्टिमुलस, ये सब भी हम पढ़ेंगे अभी। स्टिमुलेट करने का मतलब क्या होता है कि आपको प्रमोट करती है लर्निंग के लिए, मोटिवेट करती है। रोल ऑफ द स्टूडेंट इज एन एक्टिव पार्टिसिपेंट, एक्सपेरिमेंटर, learn through experience, interaction with the environment, has the freedom to explore, question, reflect. Education is learner centered and interest based, तो learner centered और child centered एक ही बात है, इंटरेस्ट के बेसिस पर होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसके रोल, स्टूडेंट का रोल है उसको भी लिख सकते हैं। इनके अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट ऑफ स्कूल कैसा है, स्कूल इज द मिनिएचर सोसाइटी, तो ये सोशलाइजेशन पे बहुत महत्व दे रहे हैं। वेर स्टूडेंट लर्न बाय डूइंग रियल एक्टिविटीज, एम्फेसाइज ऑन कॉपरेशन, इंटरेक्शन, डेमोक्रेसी एंड प्रैक्टिकल लर्निंग। क्लियर हो गया। अ प्लेस ऑफ ग्रोथ, एक्सपेरिमेंटेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स, तो ये सारी चीज़ें हमने अच्छे से डिस्कस कर ली हैं। नाउ कमिंग टू द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रैग्मेटिज्म टू एजुकेशन।
तो इंट्रोड्यूस प्रोजेक्ट एंड एक्टिविटी बेस्ड मेथड, तो जो प्रोजेक्ट और एक्टिविटीज़ बेस्ड लर्निंग है वो इनको प्रमोट करते हैं। एम्फेसाइज प्रैक्टिकल एंड डेमोक्रेटिक एजुकेशन, डेमोक्रेटिक आइडिया कहीं ना कहीं इस पर बार बार आ रहा है। प्रैग्मेटिज्म, डेमोक्रेटिक किसी की बात करते हैं कि सभी लोगों को उनका हक मिलना चाहिए, हक है और हक मिलना चाहिए। प्रमोटेड लर्नर सेंटर्ड करिकुलम, focused on skill development and problem solving, influenced modern educational reforms globally। तो ग्लोबली मॉडर्न जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है उसको कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से प्रैग्मेटिज्म ने भी इन्फ्लुएंस किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी चारों फिलोसफीज बहुत अच्छे से हो गई। लास्ट में मैंने एक और टॉपिक यहाँ पर ऐड कर दिया है जिससे चीज़ें और क्लियर हो जाएं। अगर आपने चारों फिलोसफीज को अच्छे से समझ लिया है तो चलिए कंक्लूजन भी एक बार देख लेते हैं। सिमिलरिटीज भी देखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये तीनों फिलोसफीज गॉड को नहीं मानते, सुपरनेचुरल प्रॉब्लम को नहीं मानते। कौन कौन? नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म एंड रियलिज्म। तो इनके बीच की सिमिलरिटीज क्या है? ऑल रिजेक्ट सुपरनेचुरल एक्सप्लेनेशंस। क्लियर हो गया। एंड एम्फेसाइज किस पर एम्फेसाइज करते हैं? एक्सपीरियंस पर, ऑब्जर्वेशन पर और प्रैक्टिकल एंगेजमेंट विद द रियल वर्ल्ड। ओके, दे वैल्यू लर्निंग थ्रू इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट, फोकस ऑन प्रिपेयरिंग इंडिविजुअल फॉर रियल लाइफ सिचुएशंस। तो समझ में आ गया, ये तीनों ही फिलॉसफीज में ये सिमिलरिटी बन जाती है कि सुपरनेचुरल पावर को, गॉड को रिजेक्ट करते हैं और ये एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन और प्रैक्टिकल नॉलेज पर ही फोकस करते हैं और रियल वर्ल्ड को ही सही मानते हैं, सत्य मानते हैं। द वे वैल्यू लर्निंग, और लर्निंग कैसे होती है? इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट और रियल लाइफ सिचुएशन से लड़ने के लिए तैयार करना। और डिफरेंस क्या है तीनों में उसको भी ध्यान से समझ लेते हैं। बिलीव्स नेचर इज द ओनली रियलिटी। नेचुरलिज्म क्या मानता है कि नेचर सिर्फ रियलिटी है। ह्यूमन बिहेवियर इज शेप्ड बाय बायोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, और ह्यूमंस का जो बिहेवियर है वो बायोलॉजी, चूंकि बायोलॉजिकली वो ऐसा डेवलप हुआ है नेचर की वजह से, और एनवायरनमेंट से ही जनरेट होता है, शेप होता है, बनता है। एजुकेशन शुड फॉलो द चाइल्ड्स नेचुरल डेवलपमेंट विथ मिनिमम इंटरफेरेंस। तो बच्चे के डेवलपमेंट में जो एजुकेशन का रोल है वो उसका इंटरफेरेंस मिनिमम होना चाहिए, उसको नेचुरली डेवलपमेंट होना चाहिए। प्रैग्मेटिज्म क्या बोलता है? ट्रूथ इज वॉट इन प्रैक्टिस, आइडियाज आर जस्ट बाय देयर यूजफुलनेस एंड आउटकम्स। इनके अकॉर्डिंग ट्रू क्या है, ट्रूथ क्या है, सत्य क्या है? जो कुछ काम, जिससे काम हो जाए। ठीक है, वॉट वर्क्स इन प्रैक्टिस मीन्स प्रैक्टिकली जो करना पॉसिबल हो जाए और उससे आउटकम हमारा अच्छा आ जाए, वही ट्रूथ है। एजुकेशन शुड बी फ्लेक्सिबल, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड रियल लाइफ एक्सपीरियंस। ठीक है। रियलिज्म क्या बात करते हैं? रियलिटी एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, कैन बी नोन थ्रू रीजन और सेंसेस। तो क्या कारण है और सेंसेस के थ्रू जो रियलिटी है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रही है। ओके, दिस मीन्स हमने जो बात करी थी कि पेड़ है तो है, आप माने चाहे ना माने वो तो होकर ही रहेगा। एजुकेशन शुड फोकस ऑन फैक्चुअल नॉलेज, तो इनके अकॉर्डिंग एजुकेशन के फैक्चुअल नॉलेज पे महत्व देते हैं। डिसिप्लिन एंड अंडरस्टैंडिंग द ऑब्जेक्टिव वर्ड, और तो यहाँ पर क्या बात आ गई कि ये प्रैक्टिकल नॉलेज पे, फैक्चुअल नॉलेज पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। क्लियर हो गया। तो ये डिफरेंसेस और सिमिलरिटी को भी मैंने अच्छे से समझा दिया है। तो यहाँ पर आपका पूरा 3 यूनिट कंप्लीट हो गया, और इससे ज़्यादा अब आपको इसमें कंटेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं। इतने को ही अच्छे से आप समझ लेंगे तो अपना सब्जेक्टिव आंसर चाहे आपका लॉन्ग आ जाए या आपका शॉर्ट आ जाए, ठीक है, कुछ भी आ जाए, आप आराम से इस पूरे कंटेंट को 2 से 3 बार देखिए, समझिए, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। चलिए, इसके बाद आपका आता है यहाँ से यूनिट नंबर 4, और यही आपकी सबसे बड़ी यूनिट भी है, तो पढ़ेंगे इसको। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो प्लीज़ इसको लाइक और कमेंट जरूर किया करिए। इससे मुझे भी मोटिवेशन और इनकरेजमेंट मिलता है। थैंक यू सो मच।